फ्रेंड्स, बैंक ऑडिट में जाने से पहले आपने कुछ बुक्स रेफर करना चाहिए। तो एज अ सीए मेंबर मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि ये जो इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट्स है ये काफ़ी इलस्ट्रेटिव है, काफ़ी डिटेल वन है। यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चंस आपको बैंक ऑडिट में करने हैं उसके लिए डिटेल में गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म ऑडिट के लिए इंस्टीट्यूट ने टेक्निकल गाइड निकाला हुआ है। जो रिवाइज फॉर्मेट आया हुआ है एलएफआर के लिए उसके लिए टेक्निकल गाइड निकाला है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज क्या क्या वेरिफिकेशन करना है उसके बारे में डिटेल गाइडेंस दिया है। तो जो भी पर्सन आपका एलएफआर कंप्लाई कर रहा है तो उसे कहिए कि जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट्स है वो इस गाइडेंस नोट में जाके आप चेक करिए, उसके लिए चेकलिस्ट बनाइए और वो हिसाब से आप चेक कर सकते हो। कमिंग टू द सेकंड वन, किस तरह से आपका इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ बैंक्स 2024 की एडिशन में पब्लिश करी है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में आपको डाउट है कि किस तरह से इसका पूरा फंक्शनिंग होता है तो 2021 की एडिशन थी। हर साल इंस्टीट्यूट इसको रिवाइज कर रही है। तो नाउ 2024 एडिशन है। तो यहाँ पे डिटेल है, यहाँ पे आपको सब इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट्स भी मिल जाएंगे। ऑडिट एंगेजमेंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, एमआरएल का क्या फॉर्मेट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो भी एरिया में आपको डिटेल नॉलेज चाहिए वो आप रेफर कर सकते हो। देन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है इसमें कोई कोई ब्रांचेस में आईएफसी ओवर एफआर इसका रिपोर्टिंग करना है। तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने टेक्निकल गाइड पब्लिश किया है। तो फ्रेंड्स, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बैंक ऑडिट कर रहे हो और थोड़ा अच्छे से करना है, अंडरस्टैंडिंग अपना लेवल बढ़ाना है और कुछ आउटपुट क्वालिटी टर्म्स में बढ़ाना है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद द टेक्निकल गाइडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये सबको आप रेफर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द एलएफआर, जैसे आपको ऑडिट प्लान करना है तो ऑडिट प्लान करते वक्त आप एलएफआर एक अप्रोच रख सकते हो। एलएफआर एक क्वेश्चनर फॉर्मेट है जहाँ पे अलग अलग सेगमेंट में क्वेश्चंस पूछे, ऑल बैलेंस शीट पीएनएल आइटम्स कवर होते हैं। तो इसको आप एक गाइडेंस बना के ले सकते हो और उसके हिसाब से आप ऑडिट प्लान कर सकते हो। तो कमिंग टू द एलएफआर, हम एलएफआर सबसे पहले लेने वाले। तो एलएफआर का जो रिसेंट फॉर्मेट है, जो रिवाइज फॉर्मेट है, वो 5 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ है और दैट फर्स्ट ईयर एप्लीकेबिलिटी वाज द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2024 में ये रिपोर्ट एप्लीकेबल है। देन कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस अगर आप डील कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज, वेरी लार्ज ब्रांचेस, रिकवरी ऑफ एनपी ब्रांचेस, क्लियरिंग हाउस ऑपरेशन, तो इनके लिए एलएफआर के स्पेशल फॉर्मेट्स हैं। अगेन एलएफआर सेंट्रल ऑडिटर के लिए अलग फॉर्मेट है, ब्रांच ऑडिटर के लिए अलग फॉर्मेट है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ ओनली ब्रांच ऑडिट के लिए। इस सेमिनार में ब्रांच ऑडिट के लिए कौन सा एलएफआर एप्लीकेबल है, उसमें क्या क्वेश्चन है और उसको किस तरह से आंसर करना चाहिए, ये हम कवर करने वाले हैं। सो कमिंग टू द एलएफआर एंड मेन रिपोर्ट, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको कि मेन ऑडिट रिपोर्ट और एलएफआर ये दो अलग अलग चीजें। तो LFR इज फॉर द मैनेजमेंट, मेन ऑडिट रिपोर्ट इज एज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपको रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी रिपोर्ट साइन करना तो उसका आपको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना है, वो है। LFR में अगर कोई मेंशन कर दिया आपने पॉइंट तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्केप नहीं होती है। कुछ टाइम ये ऑब्जर्वेशन होता है कि सीए मेंबर्स को कि या फिर सीए स्टूडेंट्स को कि हमने कोई चीज अगर LFR में मेंशन कर दी है तो हमारा काम खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, इस तरह से नहीं है। LFR में अगर कोई आपका एडवर्स ऑब्जर्वेशन है तो उसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ हो रहा है क्या, आपका मेन रिपोर्ट आप पे क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आपको वो सोचना है। अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो आपको मेन ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करना है। इसका रिवर्स मतलब मत लीजिए कि हर रिमार्क जो आप एलएफआर में लिख रहे हो वो मेन रिपोर्ट में कवर करना चाहिए। एलएफआर में कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन है तो उसका इम्पैक्ट आपको लेना है मेन ऑडिट रिपोर्ट में। अगर कोई चीज सजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्यूरीज है आपकी, तो आप एलएफआर में कंटिन्यू कर सकते हो, मेन ऑडिट रिपोर्ट में लेने की जरूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम एलएफआर में भी एमओसी आईरॉक नॉर्म के क्वेश्चन है। तो अगर हमने कोई पर्टिकुलर अकाउंट आईरॉक नॉर्म में एलएफआर में मेंशन कर दिया है कि ये अकाउंट हमारा पीए है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रेस डालने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सी बार जब आप कोई अकाउंट एनपीए में डालने की बात करते हो तो मैनेजर आपको रिक्वेस्ट करता है कि सर आप एलएफआर में मेंशन कर दीजिए, सर एमओसी मत दीजिए। तो आपका क्या रोल होना चाहिए, आपने किस तरह से इस पे सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोई अकाउंट पीए है, परफॉर्मिंग असेट है, उसको आईरॉक नॉर्म के हिसाब से अगर आप एनपीए में डाल रहे हो तो आपको एलएफआर में तो मेंशन करना ही करना है उसको।
बट आपको उसके लिए करना है एमओसी इशू। मैनेजर ने कितना भी कुछ कहा, क्योंकि बीइंग ऑडिटर ये अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉपरली है या नहीं। और आपने एलएफआर में लिखा हुआ और मेन रिपोर्ट में अगर एमओसी नहीं दिया है तो आपका ओपिनियन कॉन्ट्रैक्टरी दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल नक्शल में बताना चाहूंगा मैं आपको कि एलएफआर में कोई भी अगर एडवर्स ऑब्जर्वेशन है तो उसको आपको इम्पैक्ट चेक करना है कि मेन ऑडिट रिपोर्ट में उसका इम्पैक्ट क्या देना है। नाउ, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, स्कोप एंड कवरेज ऑफ द एलएफआर। ये जो ऑब्जेक्टिव स्कोप है ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आरबीआई ने जब सर्कुलर निकाला हुआ है उसी में मेंशन कर दिया कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ एलएफआर और एज अ ऑडिटर आपको क्या चेक करना है। बेसिकली जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, सेंट्रल ऑडिट सेंट्रल लेवल पे होने वाला है, ब्रांच ऑडिट हम लोग ब्रांच लेवल पे कर रहे हैं। वी नीड टू गिव रिपोर्ट टू द सेंट्रल ऑडिटर। सेंट्रल ऑडिटर को सब ब्रांचेस का रिपोर्ट कंप्लाई करना है और उसको बैंक एज अ होल एक रिपोर्ट देना है। तो जब ब्रांच सेंट्रल ऑडिटर रिपोर्ट देगा तो उसे चेक करना है कि वेरियस पॉलिसीज हुई, रेगुलेट जो रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, जो सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली सेटअप हुआ है नहीं हुआ है। बट एक्चुअल फंक्शनिंग कहाँ होती है? ब्रांच लेवल पे होती है। वो रिपोर्ट कहाँ दे रहा है? सेंट्रल लेवल पे दे रहा है। तो उसको ब्रांच ऑडिटर के रिमार्क कंसोलिडेट करके देना है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ब्रांच लेवल पे जो एलएफआर साइन कर रहे हैं वो प्रॉपरली होए और उसका एक कंसाइज जो मीनिंग है वो सेंट्रल ऑडिटर को मिले। तो एलएफआर कहीं पे भी वेग नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए उसमें। जो आपको कम्युनिकेशन करना है सेंट्रल ऑडिटर को वो प्रॉपरली होना चाहिए। और एलएफआर में किस तरह से वेरिफिकेशन करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, वो भी आरबीआई के सर्कुलर में मेंशन किया है। द थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड कर दी उन्होंने। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जितने भी अकाउंट होंगे वो आपको चेक करना है 100%। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर अगर आप कोई अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हो आपके सैंपल में तो आपको उसका ट्रांजैक्शन ऑडिट करना है। व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शन ऑडिट? तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपको पूरा ट्रेस करना है। सपोज मैं एडवांस सेगमेंट की बात करूं, अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर का अकाउंट है और आपने उसको अकाउंट एग्जामाइन में कवर किया हुआ है तो आपको चेक करना है कि क्रेडिट अप्रेजल प्रॉपरली हुआ था नहीं, क्रेडिट अप्रेजल के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए थे वो लिए नहीं लिए, देन सैंक्शनिंग में कुछ क्यूरीज थी क्या, डॉक्यूमेंटेशन में थी क्या, फॉलोअप में उसका स्टॉक ऑडिट होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, लीगल ऑडिट एप्लीकेबल था नहीं था, क्रेडिट रेटिंग कब लेनी चाहिए थी, देन ट्रांजैक्शन किस तरह से करने चाहिए थे, सेल्स कितना आपने उसने एस्टिमेट दिया था, एक्चुअल सेल्स कितना है, सेल्स जो रूट हो रहा है वो बैंक के थ्रू हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके कोई दूसरे बैंक में करंट अकाउंट है नहीं है, देन उसके कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है क्या नहीं, मतलब आपको उसको अलग अलग एंगल से टेस्ट करना है, उसके ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहे हैं, कहीं वो पर्सनल ट्रांजेक्शन उसके सीसी अकाउंट में से कर रहा है क्या, देन सेल्स रूटिंग जो है, एक्चुअल सेल्स कितना है उसका और बुक्स में सेल्स कितना रिकॉर्ड हो रहा है, सबमिशन कितना आ रहा है, देन इंटरेस्ट रिकवरी प्रॉपर आ रही नहीं आ रही है, अकाउंट को एरक नॉर्म के हिसाब से चेक करना है, अगर वो असेट एनपीए में चले गई है तो उसका असेट का वैल्यूएशन है या नहीं है, सीबीएस सिस्टम में प्रॉपरली फीड हुआ है नहीं हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए था कितना लग रहा है, जो चार्जेस रिकवर करने चाहिए थे वो प्रॉपरली रिकवर होंगे। इन शॉर्ट, ट्रांजेक्शन अबव थ्रेशोल्ड लिमिट यू टू वेरीफाई 100%। तो बी श्योर, आप एलएफआर में जो भी अकाउंट एग्जामाइन में लिखने वाले हो वहां पे ये आपने अकाउंट एग्जामाइन में कोई अकाउंट लिख दिया तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि आपने 100% उस अकाउंट का पूरा वेरिफिकेशन किया है और जहां पे भी आपने एडवर्स ऑब्जर्वेशन अपने एलएफआर में और मेन रिपोर्ट में इंक्लूड कर ली। नाउ कमिंग टू द थिंग, द ट्रांजेक्शन बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, उसका क्या करना चाहिए? द ट्रांजेक्शन बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट आपको चेक करना है सिस्टम और प्रोसेस, कि सिस्टम और प्रोसेस फॉलो हो रही नहीं हो रही, जो इंटरनल कंट्रोल सेटअप किया है वो प्रॉपर है या नहीं है, इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस है क्या, अगर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली सेटअप किया है तो उसमें कोई डेविएशन हो रहा है, कोई वीकनेस मिल रहा है क्या, वो आपको चेक करना है। द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एलएफआर इज डाटा इंटीग्रिटी। जो डाटा ब्रांच लेवल पे इनपुट हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज जो भी सिस्टम है सीबीएस रिपोर्ट जनरेट कर रही है, एमआईएस डेटा जनरेट हो रहा है, जो हेड ऑफिस उसको बेस ले रहा है उसके बेस पे वो आरबीआई को सबमिट कर रहा है, ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन द डाटा इनपुट। एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप इनपुट करेंगे वैसा ही आउटपुट निकलने वाला है। मतलब अगर आपने ब्रांच लेवल पे अगर इनपुट प्रॉपरली नहीं किया हुआ है, असेस नहीं किया हुआ है या फीड नहीं किया हुआ है तो आपका आउटपुट गलत ही निकलने वाला है।
तो एज अ ब्रांच ऑडिटर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटा इंटीग्रिटी, डाटा रिलेटेड कंट्रोल भी आपको चेक करना है। देन प्रोफेशनल जजमेंट, आपको एज अ ऑडिटर जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलना है उसको असेस करना है कि उसकी मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है, मटेरियलिटी एस्पेक्ट क्या है, उसका वीकनेस कितना है, उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। अगर मैं कोई चीज़ एलएफआर में एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट मुझे मेन रिपोर्ट में लेना है नहीं लेना है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशनल जजमेंट। हर प्रोफेशनल का अलग जजमेंट हो सकता है। ही शुड डॉक्यूमेंट हिज प्रोफेशनल ओपिनियन, प्रोफेशनल जजमेंट कि उसने कोई मार्क एलएफआर में डाला है तो उसको मेन रिपोर्ट में लेना है नहीं लेना है, why to be taken and why not to be taken. So friends, coming to the LFR do's and don'ts. तो LFR के लिए जैसा एक सिंपल मैंने बताया कि ये ऑडिट अप्रोच बोल के आप ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो LFR का हर क्वेश्चन बारकाई से पढ़िए आप। क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड क्या है, आपसे क्या चेक करना है, आपको क्या एक्सपेक्टेड है वो लिखिए। उसके हिसाब से ऑडिट चेकलिस्ट बनाइए। देन ऑडिट एग्जीक्यूशन करिए कि उसको आपको किस फॉर्मेट में क्यूरी मेंशन करना है, उस हिसाब से आप ऑडिट रिपोर्ट बनाइए उसका, और कंक्लूजन लिखिए। अगेन ईच आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज वन, बिकॉज जो भी आप लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एनए लिख रहे हो, मतलब नॉट एप्लीकेबल है या नॉट अवेलेबल है, ये आप पे डिपेंड है आपका इसका क्या मतलब निकालना है। सो डोंट राइट एनए, राइट अ वेरी प्रिसाइज आंसर, व्हाट सैंपल्स यू हैव वेरीफाइड, व्हाट कंट्रोल यू टेस्टेड, एंड व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑडिट सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने बताया कि बैंक ब्रांच ऑडिट है, ये आपको 4 से 5 दिन में खत्म करना है और ट्रांजेक्शन करने हैं पूरे साल भर के चाहिए। इज इट पॉसिबल टू वेरीफाई 100%? द सिंपल आंसर इज नो। देन व्हाट यू शुड डू, तो आपको सैम्पलिंग लेना है, सैम्पलिंग का डॉक्यूमेंटेशन करना है। सैम्पलिंग कौन से मेथड से लिए आपने, क्या सैंपल्स लिए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या डिसाइड करी आपने, थ्रेशोल्ड के ऊपर 100% करना है, थ्रेशोल्ड के बिलो आपको इनपुट इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, तो वो लिमिट कैसे डिसाइड करी आपने, ये सब आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। इन नटशल दो चीजें आपको याद रखना है, ऑडिट सैम्पलिंग किस तरह से कर रहे हो आप, और उसका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 200 फाइलें चेक करी है लोन एंड एडवांसेस की, बट आपने क्यों 200 फाइलें चेक करी और उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास नहीं है, तो उसको कोई वैलिडिटी या फिर वैल्यूएबल आउटपुट आप नहीं दे सकते हो। उससे अच्छा आपने 100 फाइलें चेक करी, आपने सैंपल मेंशन किया हुआ है, सैंपल का थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा हुआ है, उसके लिए आपको 100% वेरिफिकेशन आपके रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, देन वी कैन से दैट यू हैव कंक्लूड योर ऑडिट इन द बेस्ट मैनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर। देन बाकी सब पॉइंट्स मैंने कवर किए। एक सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट डोंट में मैं कवर करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलएफआर एक्टिविटी दी जाती है जूनियर लेवल पे, प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। एलएफआर के लिए जो जो सेक्शन आप जिस पर्सन स्टाफ को दे रहे हो उसको गाइडेंस दीजिए कि ये मुझे तुझसे एक्सपेक्टेड है, इस फॉर्मेट में क्यूरी एक्सपेक्टेड है, उसको ऑडिट करने दीजिए, उसमें से क्यूरी आने दीजिए, उसको वेरीफाई करिए, और देन पास अ कमेंट इन योर एलएफआर। एलएफआर में कमेंट करने के लिए आप दो स्टाफ यूज कर सकते हो। एक स्टाफ ओनली विल रिपोर्ट फॉर द एडवांसेस सेक्शन, एडवांसेस एंड आयरा। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि आप जब टीम प्लान कर रहे हो, एक पर्सन देखने वाला एडवांसेस और असेट क्लासिफिकेशन, दैट पर्सन ओनली शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एलएफआर। इसी को आप रिवर्स पे में ले सकते हो कि जो पर्सन को एडवांस से चेक करना है उसको एलएफआर के ये सब पॉइंट दे दीजिए, इसके लिए चेकलिस्ट बना भाई, फिर तुझे वेरिफिकेशन करते हो कि ये सब पॉइंट याद रखना है और इसमें से मुझे ये एनेक्चर बना के चाहिए। द सेकंड पर्सन इन एलएफआर शुड आंसर ऑल अदर एरियाज ऑफ हाउसकीपिंग। जैसे आपको मैंने बताया था, पहला ऑडिट पार्टनर, दूसरा था आपका एडवांस सेक्शन देखने वाला पर्सन। एडवांस सेक्शन में अगर 2 से 3 लोग भी इन्वॉल्व है, बट कंसोलिडेट सब क्यूरीज आप एक स्टाफ के साथ में करिए जो आपका सीनियर पर्सन होगा ऑडिट टीम में का। देन द थर्ड पर्सन वाज हाउसकीपिंग पर्सन, जो आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अलग अलग देख रहा है, मिसलेनियस सेगमेंट बोल सकते हैं कुछ लोग, जैसे कैश हुआ, बैंक हुआ, देन डिपॉजिट सेक्शन हुआ, देन ऑडिट रिपोर्ट, मिसलेनियस सेक्शन, वो सब कुछ चेक कर रहा है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज एक्चुअल एलएफआर। एलएफआर मैंने जैसे बताया था कि चारों एरिया कवर करता है। असेट्स लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट कवर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम साइड कवर होगी, इनकम एक्सपेंडिचर साइड कवर होगी, एंड जनरल सेगमेंट मतलब अलग अलग हाउसकीपिंग के एरियाज चेक कवर होंगे। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कैश, तो कैश कस्टडी आपको चेक करनी है। तो कैश कस्टडी जब आप चेक कर रहे हो तब आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग सिस्टम में कैश कस्टडी एक जॉइंट कैश कस्टडी होती है।
2 पर्सन के साथ में 2 पर्सन के पास उसकी कस्टडी होती है, मीनिंग दैट ऑल द कीज एंड एवरीथिंग इज केप्ट, कीज आर केप्ट 2 डिफरेंट पर्सन। वो दोनों की कस्टडी के सिवा कोई भी कैश आपका सेफ लॉकर ओपन नहीं हो सकता। नाउ एज अ ऑडिट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको देखना है कि आप जब ब्रांच में ऑडिट कर रहे हो 4 से 5 दिन, तब क्या प्रोसेस फॉलो हो रही है, उसके बेस पे भी आप कमेंट कर सकते हो। जनरली यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन मिलता है जनरली यस, सिंपल आंसर लिखते हैं ऑडिटर यस। और मैं एज अ आपको क्वेश्चन इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए पूछूंगा कि यस आंसर से आपको जो पूछा हुआ है उसका जो मेन आंसर है सेंट्रल ऑडिटर को मिलता है क्या, तो नहीं आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक करना है, सिर्फ सिंपली यस लिखने से आपका काम नहीं होता है। तो आपको देखना है कि कैश कस्टडी किसके हाथ में, हु इज द अथोराइज पर्सन, कैशियर है, ब्रांच मैनेजर है, या फिर कैशियर और अकाउंटेंट है। देन कस्टडी प्रॉपरली इफेक्टिवली मेंटेन हो रही नहीं हो रही, मतलब कि जैसे कैशियर का छुट्टी पे जा रहा है तो उसकी जो कीज है वो किसके पास है, वो ब्रांच मैनेजर ले सकता है क्या दोनों कीज साथ में उसके, बिकॉज ब्रांच मैनेजर तो सीनियर पर्सन हुआ। द आंसर इज नो, कैशियर हैज टू हैंड ओवर हिज चार्ज टू सम डिफरेंट पर्सन अदर देन जिसके पास दूसरी चाबी है, दूसरी कीज है। तो इसके लिए आपको चेक करना है की मूवमेंट रजिस्टर, मतलब जब कैशियर छुट्टी पे जाने वाला है ही हैज टू हैंड ओवर हिज कीज टू सम अदर पर्सन, तो वो की मूवमेंट रजिस्टर में लिखा जाएगा कि कैशियर की चाबी इस दिन दी गई है XYZ पर्सन को और जब कैशियर वापस आ रहा है तब XYZ पर्सन हैंड ओवर करेगा कीज वापस कैशियर को। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये नोट डाउन होना चाहिए आपका की मूवमेंट रजिस्टर में, वो हो रहा है नहीं हो रहा है आपको चेक करना है। देन सेकंड वन, ऑडिट ऑडिट पीरियड में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि सच में जब लॉकर ओपन हो रहा है, जब भी आपका सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जो है वो ओपन हो रहा है, तो दोनों पर्सन वहां पे जाके अपनी चाबियां लगा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये ऑब्जर्व होगा कि बैंक मैनेजर जब बैंक में आता है तो उसका की का जो गुच्छा है वो देता है वो कैशियर को, और कैशियर दोनों चाबियों से लॉक खोलता है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो कि कैश कस्टडी में ड्यूरिंग द ऑडिट वी फाउंड सर्टेन ऑब्जर्वेशन लाइक दिस, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप कॉल कर सकते हो बैंक मैनेजर के साथ। देन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश एंड एटीएम बैलेंसेस, कैश भी चेक करनी है आपको, और कैश में जो अगर मिसिंग कुछ मिलता है, शॉर्टेज कुछ मिलता है तो वो रिपोर्ट करना है, और एटीएम के बैलेंसेस भी चेक करना है। एटीएम बैलेंसेस चेक करते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी कि एटीएम का बैलेंस और आपका जीएल का बैलेंस मैच करना है आपको। तो एटीएम का स्क्रॉल निकालना है, जीएल में से बैलेंस निकालना है कि दोनों मैच हो रहे नहीं हो रहे, अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसका रिकंसिलेशन देखना है आपको, और रिकंसिलेशन रिकॉर्ड पे रख के आपको वेरिफिकेशन करना है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैश रिटेंशन लिमिट। तो कैश रिटेंशन लिमिट मतलब कि वो पर्टिकुलर ब्रांच कितनी कैश हाथ में रख सकती है, मतलब कैश हाथ में मतलब सेफ डिपॉजिट में रख सकती है, तो उसे कहते हैं कैश रिटेंशन लिमिट। तो अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे निकालना है आपको, तो जनरली आपको बैंक मैनेजर के साथ में डिस्कस करना है, या फिर जो सीनियर मैनेजर है आपकी ब्रांच में जो अकाउंट्स ऑपरेशन हैंडल कर रहा है उसको पूछना है व्हाट इज ए कैश रिटेंशन लिमिट। तो आपको पूछना है कि आरओ ने कोई कैश रिटेंशन लिमिट दी है क्या, अगर दी है तो उसका सर्कुलर रिकॉर्ड पे लीजिए। देन साल भर में कोई रिटेंशन लिमिट में चेंज हुआ है क्या, वो चेक करना है आपको, वो रिकॉर्ड पे लीजिए। अगर आपको पर्टिकुलर बोलते हैं कि परसेंटेज टर्म में रखते हैं हम, तो भाई आपने किस तरह से असेस किया है, कब से कितना आपने डिपॉजिट था आपका, उसका कितना परसेंटेज आप कैश बैलेंस रख सकते हो रिटेंशन लिमिट एज पर आरबीआई, आप उस पर एचओ सर्कुलर, तो वो रिकॉर्ड पे लीजिए। फिर आपने कोई लिमिट डिसाइड की क्या वो सोचिए। देन सीबीएस जो पर्सन हैंडल कर रहा है उससे पूछिए कि इसका पर डे का कैश बैलेंस कितना है, उसका हमें रिपोर्ट कीजिए। और अगर कैश बैलेंस लिमिट के ऊपर चल रहा है तो उसको यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, अगर डे इन डे आउट मतलब हर दिन अगर कैश बैलेंस एक्सीड जा रहा है तो आपको देखना कि ये इंटरनल कंट्रोल फेल हो चुका है, तो उस तरह से उसका रिपोर्टिंग करना है। अगर कुछ ही इंस्टेंस पे जा रहा है तो आपको वो मेंशन करना है। देन ये पॉइंट मैंने कवर किया, एटीएम कैश बैलेंस और रिकंसिलेशन आपको चेक करना है। देन इंश्योरेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश इन ट्रांजिट। जनरली अगर ये क्वेश्चन अगर आप बैंक मैनेजर को पूछेंगे तो सिंपल आंसर देने वाला है कि सर ये हेड ऑफिस लेवल पर होता है। आई डू एग्री कि ये जो इंश्योरेंस वो कहाँ होता है, हेड ऑफिस लेवल पर। बट बैंक मैनेजर को पूछिए ठीक है एचओ लेवल पे होता है एग्री, बट हम ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं तो अपने ब्रांच का कितना कवरेज है आप हमको एचओ से मंगा के दीजिए। जैसे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि ये ब्रांच ऑडिटर को थोड़ा कुछ पता है बैंक के बारे में, और उसे रिक्वेस्ट करिए कि आप रीजनल ऑफिस में बात करिए, सर्कल ऑफिस में बात करें,
बट उस ब्रांच का कितना कवरेज है वो हमें आप बताइए। देन ईच रीजनल ऑफिस विल गिव यू कि आपका ब्रांच का इंश्योरेंस कितना कवर है, कैश इन हैंड का कितना कवर है और ट्रांजिट का कितना है। देन एज अ ऑडिटर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो कैश रिटेंशन लिमिट के ऊपर है वो कितना एक्सेस जा रहा है। अगर कैश ट्रांजिट हो रही है तो कितना इंश्योर कवर्ड है और कितना एक्सेस हो रहा है, तो ये आपको चेक करना है। और यहाँ पे अगर आपको कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन मिलता है तो वो आपको मेंशन करना है। जैसे मैं अगर मेरे ऑडिटिंग एक्सपीरियंस से बताना चाहूँ तो मैं XYZ ब्रांच का ऑडिट कर रहा था। वहाँ पे ह्यूज कैश वॉल्यूम था, ह्यूज कैश वॉल्यूम था, और द कैश इन ट्रांजिट वॉज अराउंड 5 to 6 crore रुपीज, which was very huge as compared to the cash in hand और considering the risk factors। तो हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि हमको ये आपको कवरेज चाहिए कितना है। सर वो तो हेड ऑफिस पे लेता है, वो तो बैंक का बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवरेज होता है। बैंक मैनेजर वाज कंटिन्यूसली टेलिंग अस दैट दिस पर्टिकुलर थिंग। हमने बोला कि हमको ये कवरेज अमाउंट चाहिए बिकॉज द अमाउंट वाज ह्यूज वन फॉर द ट्रांजिट वन। तो जब कवरेज आया तब हमने जब सरप्राइजिंगली देखा ट्रांजिट कवरेज कवर था सिर्फ 1 करोड़ रुपए का। द बैंक्स आर हैविंग द स्टैंडर्ड टर्म्स फॉर द ट्रांजिट इंश्योरेंस, बट ये पर्टिकुलर ब्रांच में हेवी वॉल्यूम था। ड्यू टू हेवी वॉल्यूम ट्रांजिट इन कैश ज्यादा था। So we have given very adverse opinion ki that 1 crore rupees is insurance for cash in transit, while the cash in transit was around 5 to 6 crore rupees on each day. So this is very high risk prone areas. Coming to the next point, बैंक बैलेंसेस। तो आपको आपके ब्रांच में चेक करना है कि बैंक बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस डू नॉट कैरी बैंक बैलेंस। पर आपको चेक करना है कि आपके बैंक ब्रांच में है या नहीं है। तो बैलेंसेस हो सकते हैं दो, दूसरे बैंक के साथ में भी हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं आरबीआई के साथ में। तो ऐसा कोई बैंक बैलेंस है क्या? टेक अ लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट हेल्ड बाय द ब्रांच। बैंक मैनेजर डिस्कस करें कि आपका कोई बैंक अकाउंट है क्या, तो उसका दीजिए। देन आस्क फॉर अ बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पे लीजिए। देन वेरीफाई द स्टेटमेंट बैलेंस एज वेल एज जीएल बैलेंस। तो रिकंसिलेशन अगर टैली है तो कोई बात नहीं, बट अगर रिकंसिलेशन है तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जूनियर स्टाफ ये एक्टिविटी हैंडल करता है, तो उसे बैंकिंग मैनेजर या फिर जो सीनियर मैनेजर बताता है, देखो सर एज पर बैलेंस जीएल इतना है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इतना है, इसका मैंने रिकंसिलेशन बना लिया, रिकंसिलेशन साथ में ले लिया। जूनियर स्टाफ गेट सेटिस्फाइड, इट्स ओके, स्टेटमेंट था सर, बैलेंस टैली थे, बैलेंस में जो डिफरेंस था उसका रिकंसिलेशन बना दिया। बट आस्क वन थिंग टू जूनियर स्टाफ कि जो रिकंसिलेशन एंट्रीज बनाई उसने, वो आपने वेरीफाई करी है क्या? अगर रिकंसिलेशन एंट्रीज वेरीफाई नहीं करी है तो उसमें फ्रॉडलेंट एरिया हो सकता है। तो आपको हर रिकंसिलेशन एंट्री में क्या पॉइंट पेंडिंग है वो चेक करना है आपको। इसके अलावा रिकंसिलेशन कब से पेंडिंग है, किस वजह से पेंडिंग है और कब क्लियर होने वाली है, वो आपको चेक करना है। तो इस तरह से अगर आपको रिव्यू करने के बाद अगर कोई अनरिस्पॉन्डेड कैश एंट्रीज आ रही है, कोई रेवेन्यू आइटम्स आ रहे हैं जो पेंडिंग है वो दिख रहे हैं आपको, कोई ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस दिख रहे हैं, तो आपको कमेंट करना है इसमें। और अगर कोई इसमें स्पेशल पॉइंट अगर आपको लगता है तो वो आपको मेंशन करना है और एलएफआर में आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है।